दोस्तों, क्या आपने गयाना का नाम सुना है? एक छोटा सा देश जिसने रातों रात अपनी किस्मत बदल दी क्योंकि वहां समंदर के नीचे ब्लैक गोल्ड का खजाना मिल गया। आज पूरी दुनिया की नजरें इंडिया पर हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमारे अंडमान बेसिन में सेवरल गयानास छुपे बैठे हैं। इमेजिन कीजिए, 1,84,000 लीटर्स क्रूड ऑयल का पोटेंशियल, इतना तेल कि इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अभी पिछले महीने जनवरी 2026 में ओएनजीसी ने अंडमान के अल्ट्रा डीप वाटर्स में अपनी सबसे डेयरिंग ड्रिलिंग शुरू की है और ऑयल इंडिया ने तो वहां गैस ढूंढ भी ली है। लेकिन यहां एक बड़ा बट है। हमारी हेडलाइंस एक्साइटमेंट से भरी है, मगर हमारी टैंक्स अभी भी खाली है। इंडिया आज भी अपनी जरूरत का 87% ऑयल इंपोर्ट करता है। सवाल यह है, अगर हमारे पास इतना खजाना है तो हम अभी भी दूसरे देशों के भरोसे क्यों हैं? क्यों नए डिस्कवरीज को प्रोडक्शन तक पहुंचने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है? क्या यह जियोलॉजिकल बदनसीबी है या पॉलिसी की सुस्ती? आज के इस वीडियो में हम इंडिया के ऑयल इंडस्ट्री के सबसे बड़े वेटिंग गेम को डिकोड करेंगे, अंडमान की गहराई से लेकर डीजीएच के पुराने फाइल्स तक। आखिर कहां अटका है हमारा आत्मनिर्भर तेल? सब जानेंगे इस मजेदार वीडियो में, तो बिना स्किप किए इसे पूरा जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ऑयल एक्सप्लोरेशन में साउंड वेव्स से सर्वेइंग करते वक्त कई बार वेल्स और डॉल्फिन्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये वेव्स उनके कम्युनिकेशन सिग्नल्स जैसे साउंड करते हैं। इसलिए एक्सप्लोरेशन करते वक्त मरीन मैमल ऑब्जर्वर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई वेल एक्सप्लोरेशन के वक्त रीजन में मौजूद ना हो। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शंस क्लियर करते हैं। ऑयल डिस्कवरी का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने जमीन में शवल मारा और वहां से तेल का फाउंटेन निकल आया, जैसे कार्टून्स में दिखाते हैं। ऑयल एक्सट्रैक्ट करना एक नाइटमेयर से कम नहीं है। प्रोसेस शुरू होता है सीस्मिक सर्वेज से। शिप्स समंदर में साउंड वेव्स भेजती हैं जो सीबेड के नीचे रॉक्स से टकराकर वापस आती है। इन वेव्स को एनालाइज करके जियोलॉजिस्ट्स अंदाजा लगाते हैं कि शायद यहां नीचे कुछ हो सकता है। इसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्ट। ये अभी सिर्फ एक गैस है। इस गैस को कंफर्म करने के लिए कंपनीज को एक एक्सप्लोरेटरी वेल ड्रिल करना पड़ता है। ये कोई मामूली बोरिंग नहीं है। इमेजिन करिए, समंदर की गहराई 3 किलोमीटर्स है और उसके नीचे और 3 से 4 किलोमीटर्स रॉक ड्रिल करना है। इट्स लाइक ट्राइंग टू थ्रेड अ नीडल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्काईस्क्रेपर व्हाइल स्टैंडिंग इन अ हरिकेन। जब ड्रिल बिट फाइनली रिजर्वॉयर तक पहुंचती है और वहां हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, तब होती है डिस्कवरी। लेकिन दोस्तों, ये तो बस स्टार्टिंग लाइन है। इस पॉइंट पर किसी को नहीं पता है कि यह डिस्कवरी कमर्शियली वाइबल होगी या नहीं। अगर वहां सिर्फ थोड़ा सा तेल है और उसे निकालने का खर्चा उस तेल की कीमत से ज्यादा है, तो वो डिस्कवरी बेकार है। इसीलिए डिस्कवरी के बाद शुरू होता है अप्रेजल फेज। कंपनीज को और 4 से 5 वेल्स ड्रिल करने पड़ते हैं ये देखने के लिए कि फील्ड कितना बड़ा है। इस फेज में ही 2 से 3 साल निकल जाते हैं। मतलब आप जो न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन देखते हो, मैसिव डिस्कवरी, वो एक्चुअली एक 100 स्टेप लैडर का पहला स्टेप होता है। पर ऐसा नहीं है कि जानबूझकर कंपनीज इन प्रोजेक्ट्स में डिले करती है। उनके सामने कई चैलेंजेस आते हैं जिसके वजह से इतना ज्यादा टाइम लग जाता है। चलिए इन चैलेंजेस को डिकोड करते हैं। इंडिया की कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऑयल रिजर्व्स के नीचे वोल्केनिक रॉक्स होते हैं जो सीज्मिक वेव्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए यहाँ घोस्ट रिफ्लेक्शंस नाम की ऑप्टिकल इल्यूजन जैसे प्रॉब्लम्स आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि इन लेयर्स से टकराकर जो सेकेंडरी वेव्स जनरेट होते हैं वो रीडिंग में नॉर्मल सिग्नल से थोड़े डिले आते हैं और एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करते हैं। सऊदी अरेबिया में ऑयल जमीन के काफी ऊपर मिल जाता है और जियोलॉजी रिलेटिवली सिंपल है। इंडिया में जो आईजी ऑयल था, जैसे असम के डिगबोई में या गुजरात के अंकलेश्वर में, वो हमने डिकेड्स पहले ढूंढ लिया और निकाल भी लिया। आज जो बचा है वो डिफिकल्ट ऑयल है। मोस्ट ऑफ इंडियाज न्यू होप लाइज इन डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप वाटर ब्लॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑन द न्यूली एक्सप्लोर्ड अंडमान बेसिन। समंदर के नीचे एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली हॉस्टाइल होता है। वहां प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो स्टील को क्रश कर सकता है। यहाँ का टेम्परेचर भी काफी हार्मफुल हो सकता है। ऐसे एनवायरनमेंट में इक्विपमेंट ऑपरेट करना टेक्नोलॉजिकल मार्वल से कम नहीं है। इंडिया के पास हिस्टोरिकली ये टेक्नोलॉजी डोमेस्टिक लेवल पर नहीं थी। हमें फॉरेन पार्टनर्स या एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लीज पर लेना पड़ता है। इंडिया की जियोलॉजी भी काफ़ी ट्रिकी है। हमारे यहाँ बसॉल्ट रॉक्स है जिनके नीचे देखना सीज्मिक सर्वेज के लिए मुश्किल होता है। कई बार डेटा कहता है कि तेल है, लेकिन जब ड्रिल करते हैं तो खाली रॉक मिलता है। इसे ड्राई होल भी कहते हैं।
एक डीप वाटर वेल ड्रिल करने का खर्चा $50 मिलियन टू $100 मिलियन हो सकता है। अगर वेल ड्राई निकला तो वो 800 करोड़ पानी में गए, लिटरली। कंपनीज इसीलिए डरती हैं, वो तब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करती जब तक वो 100% श्योर ना हो जाए, और इस श्योरिटी को लाने में सालों लगते हैं। ओएनजीसी ने केजी बेसिन में डिस्कवरीज की, लेकिन उसे प्रोडक्शन में लाने के लिए उन्हें नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो वहां के हाई प्रेशर को हैंडल कर सके। इस इंजीनियरिंग पजल को सॉल्व करने में ही 5 से 7 साल निकल गए। और यहां पर एक बड़ा रिस्क ये भी है कि ग्लोबल लेवल पर एनर्जी ट्रांजिशन तेजी से हो रहा है। लोग ग्रीनर सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेफर कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया भी 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनना चाहता है। ऐसे में अगर हम अपने रिसोर्सेज को फास्टली यूटिलाइज नहीं कर पाए तो शायद काफी देर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि रॉक्स ड्रिल करना मुश्किल है तो वेट अंटिल यू हियर अबाउट द इंडियन ब्यूरोक्रेसी। हालांकि पिछले कुछ सालों में चीजें इंप्रूव हुई है, बट हिस्टोरिकली इंडिया का रेगुलेटरी वेट प्रोडक्शन डिलेज का सबसे बड़ा रीजन रहा है। चलिए इसको आगे डिटेल में समझते हैं। एआई मतलब सिर्फ करतब दिखाने वाले रोबोट्स नहीं होते, बल्कि एआई का यूज करके ऑयल एंड गैस ट्रैप्स का भी पता लगाया जा सकता है। सऊदी अरब के एक ऑयल फील्ड को एआई के मदद से खोजा और डेवलप किया गया था, जिसमें सिर्फ 2 साल का वक्त लगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स इंडिया में भी इनिशियल स्टेजेस पर है, पर कुछ सालों में ये स्ट्रीमलाइन हो सकेंगे। इंडिया में कंपनीज को एक ड्रिल करने से पहले कई सारे क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, डिफेंस क्लियरेंसेस और डीजीएच अप्रूवल्स। ये अप्रूवल्स लेना तो सही है क्योंकि इन सारी चीजों को कंसीडर करना जरूरी था, पर कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि अप्रूवल्स मिलने में कई सालों का वक्त लग जाता था, जिसके वजह से कंपनीज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वेस्ट बंगाल के अशोकनगर ऑयल फील्ड, जहां ऑयल होने की कंफर्मेशन होने के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट से लीज मिलने में सालों का वक्त लगा। पहले NELP न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी हुआ करती थी। इसमें एक बड़ा फ्लॉ था। इसमें प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल था। इसका मतलब था कि कंपनी पहले अपने खर्चे यानी कॉस्ट रिकवरी निकालेगी, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। सुनने में फेयर लगता है, राइट? बट इस वजह से एंडलेस डिस्प्यूट्स शुरू हो गए। गवर्नमेंट को लगता था कंपनीज अपना खर्चा बढ़ा चढ़ा के दिखा रही हैं ताकि प्रॉफिट शेयर ना करना पड़े। कंपनीज कहती थीं गवर्नमेंट अप्रूवल्स नहीं दे रही। इसी चक्कर में कई प्रोजेक्ट्स ईयर्स तक अटके रहे। केयर्न इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, या रिलायंस KGD6 के प्राइसिंग डिस्प्यूट्स। इन डिस्प्यूट्स ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फ्रीज कर दिया था। कोई ऑफिसर फाइल साइन नहीं करना चाहता था डर के मारे कि कल को CAG या CBI की इंक्वायरी ना बैठ जाए। मतलब अगर समराइज करें तो पहले ऑलरेडी इंडिया की जियोलॉजी काफी कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से क्लियरेंसेस में डिले और उसके बाद प्राइसिंग एंड प्रॉफिट शेयर में प्रॉब्लम्स। इन सब के वजह से कई सालों का वक्त तो आम बात हो गया था, पर इससे लॉस भी सबसे बड़ा देश का ही होता था। जो पैसे हम अपने ऑयल से बचा सकते थे वो विदेशी देशों को देना पड़ता रहा इतने सालों तक। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशंस अलग, कभी रशिया से तेल मत लो तो कभी ईरान से मत लो। दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स का एक मेजर हिस्सा तो क्रूड ऑयल के अराउंड ही घूमती रहती है। लेकिन सरकार को भी ये प्रॉब्लम समझ आई। उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर हम फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन गिरता रहेगा, और पुराने रूल्स के साथ कोई इंडिया आना नहीं चाहता था। और इसलिए कई बदलाव किए गए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर अभी तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंडिया के ऑफशोर प्रोजेक्ट्स में फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज ऑफलोडिंग FPSO शिप्स यूज होते हैं, जो एक पूरा रिफाइनरी होते हैं। ये शिप्स ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उनको इनिशियल रिफाइन करते हैं और अपने में स्टोर करते हैं, और बाद में इनको पोर्ट्स पर फाइनल रिफाइनरी के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे शिप्स की कॉस्ट नॉर्मली $1 बिलियन या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इंडिया में एक्सप्लोरेशन को अगर अच्छे से समझना है तो इसे और डीपली जानना पड़ेगा। चलिए एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम डिजाइन करते हैं और देखते हैं कि इंडिया में ऑयल एक्सप्लोरेशन होता कैसे है। मान लीजिए आज डिस्कवरी हुई है, तो ईयर 0 में अनाउंसमेंट होगी कि नई डिस्कवरी हुई है। ईयर 1 to 3 में अप्रेजल ड्रिलिंग होगी चेक करने के लिए कि डिस्कवर्ड रिजर्वायर कितना बड़ा है। ईयर 3 से 4 में फील्ड डेवलपमेंट प्लान प्रपोज की जाती है। कंपनी प्लान बनाती है कि हम यहाँ प्लेटफॉर्म लगाएंगे, पाइपलाइन यहाँ जाएगी। ये प्लान DGH और गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाता है। ईयर 4 से 5 अप्रूवल्स एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन FID।
कंपनी बोर्ड डिसाइड करता है कि क्या हम 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करें, बैंक्स से लोन लेना, पार्टनर्स ढूंढना। ईयर 6 से 9 कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन, समंदर के बीच में मैसिव प्लेटफॉर्म्स बनाना, सब्जी पाइपलाइंस बिछाना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरनाइट नहीं बनता, इसमें ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज, मॉनसून डिलेज सब काउंट होते हैं। ईयर 10 कमीशनिंग एंड फर्स्ट ऑयल, फाइनली वॉल्व खुलता है और प्रोडक्शन शुरू होती है। यह 10 साल का वेट तब है जब सब कुछ परफेक्ट जाए, मतलब कि इतना तो लगना ही लगना है। अगर बीच में कोई कोर्ट केस हो गया या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने स्टे ले लिया या ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्रैश हो गए जिससे प्रोजेक्ट अनवायबल हो गया, तो ये 10 साल बढ़कर 15 या 20 साल भी हो सकते हैं। इससे अलग अगर गल्फ कंट्रीज में कोई ऑयल डिस्कवर होता है तो सिंपल जियोलॉजी होने के कारण वहां प्रोडक्शन कुछ सालों में ही शुरू कर दिया जाता है। ऊपर से ज्यादातर जगह में एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी नहीं होते हैं, अनलाइक इंडिया जहां पर कई इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। ओएनजीसी का KGDWN 89/2 ब्लॉक, इस प्रोजेक्ट को देश का गेम चेंजर बोला गया था। डिस्कवरी अर्ली 2000 में हुई थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट डिलेज और टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन शुरू होने में 2020 आ गए, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स। दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज को पता है कि उनकी इकॉनमी पूरी तरह से इसी पर चल रही है। वो लोग इन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देते हैं और फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स मिलता है। उनके पॉलिसीज फॉरेन प्लेयर्स को सालों से अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से टेक्निकल फ्लो मेंटेन रहता है और ऑयल मिलते ही चंद सालों में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। पर इंडिया में थोड़ा सीन अब तक काफी अलग था, पर आज के वक्त गवर्नमेंट इन सब बातों को समझ गई है और इसलिए कई सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रही है, जिससे इन प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशंस में स्मूथनेस आ सके। चलिए इसको आगे अच्छे से जानते हैं। एनहांस्ड ऑयल रिकवरी टेक्निक्स में इंडिया अब स्मार्ट वाटर फ्लडिंग यूज कर रहा है, जहां वाटर में केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो रॉक सरफेस को चेंज करते हैं। इससे ओल्ड फील्ड से 20% तक एक्स्ट्रा रिकवरी पॉसिबल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई ग्लोबल ऑयल जाइंट्स इंडिया के ऑयल फील्ड्स की रिकवरी के लिए इंटरेस्टेड हैं और इंडिया की मदद करना चाहते हैं। क्रूड ऑयल और उसके एक्सप्लोरेशंस को लेके इंडिया ऑलमोस्ट 1 डिकेड से काफी जागरूक हो चुकी है। इसलिए 2016 में एक मेजर शिफ्ट आया। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया HELP यानी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी और OALP यानी ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। इन सब के वजह से एक्सप्लोरेशंस में कुछ मेजर चेंजेस होने लगे। रेवेन्यू शेयर मॉडल को बदला गया और गवर्नमेंट ने कंपनीजा को कहा कि हमें तुम्हारे खर्चे से मतलब नहीं, तुम जितना भी कमाओ उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज हमें दे दो। इससे डिस्प्यूट्स खत्म हो गए। नो मोर माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट्स। ओपन एक्रेज पॉलिसी लाई गई। पहले कंपनीज को वेट करना पड़ता था कि सरकार कब ऑन एक्शन करेगी। अब OALP में कंपनी खुद डेटा देखकर बता सकती है कि हमें ये एरिया एक्सप्लोर करना है और सरकार उसे ऑन एक्शन के लिए पुट अप कर देती है। मार्केटिंग फ्रीडम, कंपनीज को आजादी दी गई कि वो अपना तेल और गैस मार्केट प्राइस पर बेच सके, ना कि गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड लो प्राइसेस पर। इन रिफॉर्म्स का मकसद था टाइम टू ऑयल को कम करना। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे फर्क पड़ा? जवाब हां और ना दोनों है। एक्शन प्रोसेस फास्ट हो गया है, ब्लॉक्स जल्दी अलॉट हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि एक्सप्लोरेशन अभी भी टाइम लेता है। इवन विद बेटर पॉलिसीज, नेचर के साथ फाइट करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वक्त लगता है। प्लस फॉरेन जायंट्स अभी भी कॉशियस हैं। उन्हें लगता है इंडिया में रूल्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। पॉलिसी इंस्टेबिलिटी और टैक्सेशन इश्यूज लाइक द ओल्ड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स घोस्ट अभी भी उनके दिमाग में है। 2 ग्लोबल प्लेयर्स लाइक शेवरॉन एंड एक्सॉन आर नाउ शोइंग इंटरेस्ट इन डेटा रिव्यूज। बड़े इन्वेस्टमेंट्स आने में अभी भी वक्त है। आज के वक्त हमारी पुरानी फील्ड्स जैसे मुंबई हाई, असम, गुजरात ETC में प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है, पर टेक्निकल एडवांसमेंट का यूज करके इनमें एनहांस्ड ऑयल रिकवरी की जाने की प्लानिंग है। साथ में नए वेल्स जैसे अशोकनगर, कच्छ बेसिन, केरल कोंकण और हमारा हीरो अंडमान बेसिन में तेजी से एक्सप्लोरेशंस चल रही हैं। पर कुछ जगह जैसे बलिया के सागरपाली विलेज में, जहां पिछले साल बड़ा ऑयल रिजर्व क्लेम किया गया था, उस पर कुछ खास रिपोर्ट्स अभी तक तो सामने नहीं आई है। पर ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा और यूपी बिहार की किस्मत इससे पूरी तरह से बदल जाएगी। इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑयल फील्ड सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है और 2026 में बड़ा धमाका कर सकता है?
कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।